साथियों नमस्कार। नेटवर्क कुछ इशू आ रहा। जिम्मेदार साथियों, आप सभी भली बात समझते हैं और जान भी रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती अपने अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर है, जिसमें 27 जुलाई 2026 तक वादी और प्रतिवादी दोनों तरफ के पैरवीकार व काउंसिलों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 2 पेज में रिटर्न सबमिशन फाइल करना है, जिसके माध्यम से हम आरक्षित वर्ग के साथियों की तरफ से पैरवी कर रहे हैं और रिटर्न सबमिशन हम लोग जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आदेश हुआ था उसी दिन से हम लोगों ने उस पर वर्कआउट करना शुरू कर दिया था, यानी कि 21 जुलाई से हम लोगों का रिटर्न सबमिशन लगभग फाइनल हो गया है। आज 100% उसको पूर्ण कर लिया जाएगा और अपने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स एवार को वाया मेल के जरिए भेजकर एक बार जो भी मॉडिफाई होना होगा देर रात्रि तक फाइनल कर लिया जाएगा, क्योंकि उसके लिए हमारे पास कल भी समय है। तो इसलिए आज हम लोग जो रिटर्न सबमिशन है उसको हम फाइल कर लिए हैं, उसको हम अपने एवार और काउंसिलों के पास भेज करके अगर उनको ये लगता है कि इसमें ये चीज़ें और ऐड होनी चाहिए या ये चीज़ें हटनी चाहिए, उसी अनुसार हम लोग उसको मॉडिफाई करके फाइनल कर लेंगे। साथियों, ये मुकदमा बहुत ही अहम मोड़ पर आकर के खड़ा हुआ है और देखना यह दिलचस्प होगा कि इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या फैसला करती है। उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कागजों में भी आरक्षित वर्ग के साथ है या वास्तविक रूप से आरक्षित वर्ग के साथ है, इसको भी देखना दिलचस्प होगा। जिस प्रकार से स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो एफिडेविट फाइल किया गया था उसमें तो साफ स्पष्ट ये झलक रहा है कि सरकार जनरल के साथ है, एक विशेष वर्ग के साथ है, क्योंकि उन्होंने जो हमको सीटें दी, जो रिजर्वेशन में इफेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको सीटें मिलनी चाहिए थी, वो सीटें उनको ना मिल करके कुछ अपने ही समुदाय के और लोगों को ऐड कर लिया है। जहाँ मैटर रिजर्वेशन का है, हमारा सूट भी पहले दिनों से यही है कि हमें पूरा रिजर्वेशन नहीं मिला है। तो जो पूरा रिजर्वेशन नहीं मिला है तो रिजर्वेशन से प्रभावित व्यक्ति को आप नौकरी दोगे, उनकी लिस्ट एफिडेविट के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचाओगे, या जो रिजर्वेशन की क्राइटेरिया को नहीं फुलफिल करते हैं या उनसे उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है या उसमें उनका कोई ग्रीवांस नहीं है, उन अभ्यर्थियों को उस लिस्ट में जगह देने का क्या मतलब है। लेकिन अभी इनका पेट नहीं भरा है, वो लोग इतनी सीटें खाने के बाद तकरीबन 1100-1200 और सीटें खाने के फिराक में हैं। लेकिन ये आप लोगों के सौभाग्य की बात है कि कोर्ट लीगल टीम मजबूती के साथ जैसे जैसे सरकार कोई एक कदम आगे बढ़ाती है और उस कदम जब उसके गलत दिशा में चलते हैं या गलत दिशा में बढ़ते हैं तो उसको रोकने के लिए कोर्ट लीगल टीम
सरकार की नकेल कसने के लिए पूरी तन्मयता के साथ में हमेशा की तरह 21 जुलाई को भी उसकी नकेल कसने का काम किया गया। ये तो हमने पोस्टों के माध्यम से हमने पहले ही बता दिया था जिस दिन इनका एफिडेविट सार्वजनिक हुआ था कि कल तक का समय दीजिए, परसों इनका इलाज कर दिया जाएगा। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के संघर्ष के बलबूते पर, आप लोगों के विश्वास के बल पे हम लोगों को पूर्ण भरोसा है कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसमें आप लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। आशा और भरोसा है कि ये लड़ाई जब तक आप सभी साथियों को राहत नहीं मिल जाती है तब तक इसको लड़ करके, जब तक कोई इसका सकारात्मक अंत नहीं हो जाता है तब तक किसी को भी, किसी का मतलब आप समझ सकते हो, किसी को भी एक भी पद लेने नहीं दिया जाएगा। उसके लिए चाहे जो भी व्यक्ति वो अपना प्रयास कर ले, लेकिन विधि व्यवस्था से इतर अगर एक भी सीट सरकार देना चाहेगी या करना चाहेगी तो कदाप करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि विधि व्यवस्था में सारे लोग को समान अवसर मिलता है, सारे लोगों को बराबर अधिकार मिलता है। तो उन बराबर अधिकारों के तहत गलत एक भी नियुक्ति अब नहीं होने दी जाएगी, और पिटिशनरों को अगर राहत नहीं दी जाती है तो जो गलत चयनित जर्नल के अभ्यर्थी हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाने का भी काम कोर्ट लीगल टीम करेगी। आप सभी साथी जानते हैं कि थर्ड काउंसलिंग के उपरांत जो जर्नल की कट ऑफ 66-53 में भी गई थी, और जो एफिडेविट के माध्यम से राज्य सरकार ने बताया कि 66 को 69-46 आज की कट ऑफ, तो आप इन दो कट ऑफों के गैप के बीच इतनी तो बात समझ रहे होंगे ना कि आपने जब इस भर्ती में 3 बार काउंसलिंग कराई, पहली बार 31,000, दूसरी बार 36,000, तीसरी बार 6600 नियर अबाउट, तो जितनी बार आपने काउंसलिंग कराई तो जो लास्ट काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग आपकी थी उसमें आपने अंतिम चयनित अभ्यर्थी का सिलेक्शन 66-53, जो में भी अगर मैं करेक्ट हूँ तो 66-53, क्योंकि इस समय थोड़ा वो डाटा जो है, क्योंकि जो जितने भी डॉक्यूमेंटेशन का हम लोगों के पास पेपर है वो सुप्रीम कोर्ट में वहीं चैम्बर में है। खैर, जो 66-53 और 69-46 के बीच जो गैप है तकरीबन 2.97 का गैप है। 2.97 इन द सेंस कि 3 पॉइंट का गैप है। अगर हम एक पॉइंट पर 5,000 कैंडिडेट अगर मान लेते हैं तो 3 पॉइंट पे करीब 15,000 ऐसे जर्नल हैं जो इस 69 शिक्षक भर्ती में गलत चयनित है। हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं, ये मे भी 19-20 हो सकते हैं, लेकिन इतने नहीं कम हो सकते हैं कि 2004, क्योंकि जब 3 पॉइंट गुणांक के बीच में आप आंकड़ा लगाइए कि कितने कैंडिडेट आ रहे हैं, तो करीब जो 15 से 18,000 का हम लोगों का क्लेम है कि 18,598 सीटें हमको रिजर्वेशन के तहत SC ST और OBC को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली है, तो वो आंकड़ा यूँ कहे कि मे भी उस पर फिट बैठ रहा है। तो क्या जो स्वार्थी लोग हैं उनसे सवाल है कि जो एक 5 जनवरी 2022 को एक प्रिजम्पशन पर एक रेक्टिफाई लिस्ट सार्वजनिक हुई थी, उतने
में ही आप संतुष्ट हो या पूरे समाज या पूरे संगठन जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी है जो 2020 से यहाँ तक मुकदमे को पहुँचाने का काम किया, क्या उनके बारे में भी आप सोचते हो या खुद क्षणिक लाभ लेकर के किनारे हटना चाहते हो? आपकी इस निकृष्ट छोटी सोच का ये नतीजा है कि आप अभी तक नौकरियों से वंचित हो। सही दिशा में जब आप ताकत नहीं लगाओगे, ऊर्जा नहीं लगाओगे, तो उसका परिणाम आप सभी साथी जानते हैं कि उसका परिणाम शून्य ही होता है। सही दिशा में अगर ताकत लगा करके, सही दिशा में ऊर्जा लगा करके काम करते तो अब तक इस भर्ती में लगभग मामले का पटाक्षेप हो गया होता और लोगों को राहत मिल गई होती। लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों की बदौलत ये मुकदमा अभी तक लटका हुआ। अब जो 8270 की एक लिस्ट और आई, उसमें से कुछ लोगों का जब नाम छूटा और कुछ लोगों का नाम है, तो जिन लोगों का नाम है उनकी ये मंशा है कि लिस्ट को प्रोसीड होने दीजिए और जो 4400-4600 सीटें बच रही हैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए और लोगों को अपॉर्चुनिटी और लोगों को अवसर दीजिए। लेकिन क्या ये संभव है कि ओनली 4400-4600 लोगों को ही मौका मिलेगा? ये नमूनों और नबेलों को भ्रम है। क्योंकि आप सभी की जानकारी के लिए अदालती भाषा में अदालती लड़ाई के बारे में बता दूं कि जो लोअर कोर्ट और अपेक्स कोर्ट में मेन डिफरेंस जो है, जो अंतर क्या है, लोअर कोर्ट और अपेक्स कोर्ट में अंतर क्या है, इसको शायद सारे साथी नहीं जानते होंगे। लोअर कोर्ट का काम है कि ट्रायल कराना, मैटर को ऑपरेशन करना, विधिवत दोनों पक्षों को समान अवसर देकर के हियरिंग कराना। जब तक दोनों पक्ष अदालत में नहीं पहुंच जाए तब तक किसी के खिलाफ ऑर्डर नहीं करना होता है। लेकिन नोटिस या जानकारी होने के बाद भी अगर पार्टियां उपस्थित नहीं होती हैं तो एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है। लेकिन ये सब प्रक्रिया लोअर कोर्ट इन द सेंस सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट, अगर सिविल कोर्ट के नज़रिए से देखा जाएगा तो सिविल कोर्ट अपना जो ट्रायल करेगी, उस ट्रायल को हाई कोर्ट अपहेल्ड करेगी, उसको सेटिसाइड करेगी कि जो ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है क्या उन्होंने कानूनी रेडियस में रहते हुए विधि व्यवस्था के अनुरूप पास किया है या बायस्ड होकर के पास किया है। इसी आप बहुत ऐसे साथी होंगे जो सिविल कोर्ट से मुकदमा हारे होंगे तो हाई कोर्ट गए होंगे, सुप्रीम कोर्ट गए होंगे। जो भी सिविल कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया होगा, अगर उसके अगेंस्ट कोई व्यक्ति अपेक्स कोर्ट में गया होगा तो इस बात को लेकर के गया होगा कि हमको निचली अदालत ने सुना नहीं। मेन बात उसकी यही होती है कि हमको निचली अदालत ने मौका नहीं दिया, हमारी पूरी बात कोर्ट ने नहीं एक्सेप्ट की, लिहाजा लॉर्डशिप आप सुन लिया जाए। तो जो कोर्ट को ये लगता है कि हमारे सुनने लायक है तो सुन लेती है, अदरवाइज वो पुनः उन्हीं कोर्टों में रिफ़र कर देती है। वो बोलती है कि विद इन इतने पीरियड के अंदर आप वहाँ पर अपनी बातें सुना कर आइए, और कोर्ट को भी डायरेक्शन कर देती है कि आप इनकी बातें सुन करके तब जो है ऑर्डर पास करिए। ठीक उसी तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है। इस 69,000 शिक्षक भर्ती में जिम्मेदार साथियों, हमको तो पहली बात जो उत्तर प्रदेश रिजर्वेशन पॉलिसी 1994 है, जिसमें प्रोविज़न 3(1) है और 3(6). 3(1) में ये है कि हमको ओबीसी को, एससी को, एसटी को, ओबीसी को 27%, एससी को 2%, एससी को 21%, एसटी को 2% रिजर्वेशन मिलने चाहिए। वो पहली बात पूरे नहीं मिले।
और अंडर सेक्शन 36 ये कहता है कि जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, अगर उन्होंने अंतिम चयन प्रक्रिया में पूरी योग्यता फुलफिल कर रहे हैं, क्वालिटी पॉइंट अनरिजर्व के इक्वल गेन कर रहे हैं, तो उनको रिजर्वेशन के तहत ट्रीट नहीं किया जाएगा। सिंपली वे में ये कह सकते हैं कि जो अभ्यर्थी जर्नल के बराबर, सामान्य के बराबर अंक अर्जित करेंगे, क्वालिटी पॉइंट अर्जित करेंगे, तो उनकी गिनती, उनकी काउंटिंग, उनको ट्रीट सामान्य में किया जाएगा, ना कि उनको रिजर्व कैटेगरी में किया जाएगा। इन्हीं दो बिंदुओं को लेकर के कि पहला तो ये है कि हमें 3(1) का बेनिफिट नहीं मिला, दूसरा ये है कि 3(6) के अकॉर्डिंग जितने भी कैंडिडेट ओवरलैप होने चाहिए थे वो ओवरलैप स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं किया है, जिसमें 13,007 कैंडिडेटों को ओवरलैप किया है, तकरीबन 15,000 ओबीसी के कैंडिडेटों को ओवरलैप नहीं किया है। इसी तरीके से 3,000 साढ़े 3,000 एग्जैक्ट आंकड़ा है एससी को ओवरलैप नहीं किया, और 300 या 200 ऐसे कुछ करके है जो एसटी को ओवरलैप नहीं किया है। तो इन सारी बातों को आप लोगों ने डिवीजन बेंच में और सिंगल बेंच में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग अपने काउंसिल के माध्यम से मैराथन हेयरिंग करवाई। मैराथन हेयरिंग करवाने के उपरांत आप सबके बलबूते पर हम लोगों ने डिवीजन बेंच, सिंगल बेंच में टीआरई पर आप जान रहे हो कि हम लोगों ने हारे थे, लेकिन डिवीजन बेंच में उसको भी मॉडिफाई करा करके हम लोगों ने 3(1) और 3(6) दोनों पॉइंटों पर जीत हासिल कर ली है। अब जो हारे व्यक्ति है, सामान्य वर्ग के वो अभ्यर्थी हैं जिनकी नौकरी खतरे में है, वही लोग भाग करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी फाइल करके वो खुद ही बता रहे हैं, अपनी एसएलपी में बता रहे हैं कि हम ऐसे 10,000 कैंडिडेट हैं जो इफेक्टेड है। अगर ये जजमेंट जो 13 अगस्त 2024 का अगर अप्लाई हो जाएगा तो हम लोग बाहर चले जाएंगे। आप सभी साथी एसएलपी को पढ़े होंगे, देखे होंगे, समझे भी। क्योंकि जब मेरिट पर बात आएगी तो क्या सिर्फ मेरिट हमारे ही ऊपर लागू होगा, रिजर्व कैटेगरी के ऊपर ही लागू होगा? मेरिट तो सबके ऊपर लागू होगा। इन द सेंस 69,000 शिक्षक भर्ती से प्रभावित और जो उस क्राइटेरिया में जा रहा होगा उस सब पर लागू होगा। तो इसलिए हम, हमारी टीम पूरी जिम्मेदारी के साथ में रिटर्न सबमिशन जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है, अच्छा से अच्छा कैसे और अच्छा हो, उसके लिए सारे जजमेंट और जो भी है सारी चीज़ें हम लोग लगा करके फाइल कर रहे हैं। और उम्मीद है कि जो हम लोगों का रिटर्न सबमिशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जा रहा है, यही रिटर्न सबमिशन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई आर्डर पास करेगा या फिर जो डिवीजन बेंच का जजमेंट आया है उसको अलाउ कर देगा और एसएलपी को डिसमिस कर देगा। दो बातों के सिवा अगर कुछ इसमें होने वाला अब नहीं है। हम लोग अपने रिटर्न सबमिशन में हमारे बहुत से ऐसे एससी के भाई हैं जिनका चयन नहीं हो पाया है, तो उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी है, जो अवसर उनको और मिलने चाहिए, एससी की सीटें, सॉरी एसटी की सीटें जो कैंडिडेट नहीं मिले एसटी के, तो उनकी सीटें जो रिमेनिंग हुई उनका नियम है बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 में कि जो भी सीटें एसटी से खाली होंगी वो एससी से भरी जाएंगी। तो हम लोग एसटी की जो भी सीटें खाली बच रही हैं उसको एससी से भरी जाएं, उसको भी ड्राफ्ट करके इस रिटर्न सबमिशन में लेकर के जा रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुरूपिया टाइप के लोग हैं, वो कहते हैं कि ये लोग सिर्फ ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जब हम लोगों ने अपने संगठन का रजिस्ट्रेशन कराया तो उस संगठन का नाम दलित पिछड़ा संयुक्त मोर्चा दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि ताकि ये जो
हमारे और आपके बीच के ही कुछ स्वार्थी लोग हैं जो समाज में जहर घोलने का काम करते हैं, आपस में तोड़ने का काम करते हैं, आपस में लड़ाने का काम करते हैं। उनको जवाब देने के लिए हम लोगों ने ही संगठन का नाम ही रखा है दलित पिछड़ा संयुक्त मोर्चा। तो इसलिए जो संगठन का नाम है तो उसी नाम अनुरूप हम लोग काम करते हैं। कहीं भी ऐसी बात नहीं होती, चाहे न्यूज़ चैनलों पर हो, चाहे आर्गूमेंट्स में हो, कहीं भी ऐसी बात नहीं होती कि हम ओबीसी को ही डिफेंड कर रहे हैं। हम एससी के प्रति भी जिम्मेदार हैं, एसटी भाइयों के प्रति भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो नैतिक जिम्मेदारी दी है उस पर अपनी कोशिश यही है कि जो आप लोगों ने जिम्मेदारी सौंपी है उसको बाखूबी अच्छा सा उसका पालन इन द सेंस उसको निभाने की कोशिश करूं, कहीं कोई गड़बड़ी ना होने पाए, कहीं कोई कमी ना रह जाए। इसलिए उसको हम लोग बहुत सूझबूझ के साथ में सारी चीज़ें सीनियरों से एडवाइस ले करके, जो भी एक्सपीरियंस होल्डर हैं उनसे सलाह ले करके हम लोग इस मुकदमे में पैरवी कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि अभी तक कोर्ट लीगल टीम कहीं भी शिकस्त नहीं खाई है और हमें पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि जो लड़ने वाले सफल याची हैं उन सभी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा पूरा भरोसा है। कोर्ट लीगल टीम इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए काम कर रही है। रिटर्न सबमिशन में याचियों का पुरजोर समर्थन किया जा रहा है, पूरा बल दिया जा रहा है कि भर्ती का सकारात्मक, बिना डिस्टर्ब किए, बिना किसी को हटाए निकाले अगर आपको करना चाहते हो तो याचियों को करके मामले को ख़त्म किया जा सकता है। अगर 1 भी %, यूँ कह ले कि अगर 1 भी % पिटिशनरों को नहीं होगा तो आप सभी साथी बीएड, बीटीसी, ग्रेजुएट है, पीजी होंगे। आप सभी साथी जानते हैं कि ये जो डिवीज़न बेंच का जजमेंट आया है 13 अगस्त 2024 को, वही अब हेल्ड होगा और उस अनुसार सरकार, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहेगी इनको निकालो, उनको हटाओ, इनको निकालो, उनको रखो। सुप्रीम कोर्ट डिवीज़न बेंच के जजमेंट पर मोहर लगाएगी और फिर सरकार उस डिवीज़न बेंच के आदेश को उसको लागू करना पड़ेगा। और उस डिवीज़न बेंच के जजमेंट में ये नहीं कहा गया इनको निकालो, उनको रखो। डिवीज़न बेंच के जजमेंट में ये कहा गया है कि जो प्रिंसिपल रूल ले डाउन करते हुए जो विधि व्यवस्था के अनुसार जो कानूनी रूप से सही है उस अनुसार 1269000 की पूरी लिस्ट प्रिपेयर करिए, जिसमें इनको रिजर्वेशन भी दीजिए और जो भी कैंडिडेट ओवरलैप हो करके अनरिजर्व में जा रहे हैं उनको अनरिजर्व में भेजिए। फिर इन लोगों को आरक्षण का लाभ देते हुए पूरी लिस्ट को तैयार करिए। तो क्या आप सभी साथियों को लगता है कि जो ये 4600-4500 सीटें बाकी हैं, या बाकी इन द सेंस कोई मतलब ही नहीं, इनका कोई सिर पैर नहीं है, बिना सिर पैर के, जैसे 6800 बिना सिर पैर की थी उसी तरीके से 8270 बिना सिर पैर की है। अगर ये बातें अगर हम कहते हैं तो लोगों को बुरा लगता है, लेकिन ये भी सत्य है कि जो बातें सही होती हैं, सच्ची होती हैं, वो कड़वी होती हैं। हम अगर बोल देते हैं कि 6800 बिना सिर पैर की है, सिर पैर की है नहीं थी, 8270 बिना सिर पैर की थी, इसीलिए वो टिक नहीं पाई। टिकेगी तो 69,000 की पूरी लिस्ट टिकेगी। और जिनको ये भ्रम है कि सरकार जनरल को नहीं निकालेगी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऐसा कोई आदेश ही नहीं पास करेगी कि इनको निकालो, उनको रखो, वो तो इस बात का ऑब्जर्वेशन देगी, अपनी फाइंडिंग देगी कि डिवीज़न बेंच का जजमेंट सही है या गलत है। अगर सही है तो लागू होगा, अगर गलत है तो क्या गलत है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तकरीबन 7 ऐसे जजमेंट हैं जो हमारी 69,000 शिक्षक भर्ती पर 100% रिलाई करती है और उसी से कवर्ड है। इसलिए मुझे 110% पूरा भरोसा है कि
172/2024 महेंद्र पाल बनाम उत्तर प्रदेश अन्य ही अपहेल्ड होगा, वही आर्डर लागू होगा 13 अगस्त 2024 वाला, जिसमें से गलत चयनित बाहर जाएंगे और जो अपनी मेधा के बल पर लिस्ट में जगह बना पाएंगे वो अंदर जाएंगे। अगर सरकार अभी भी नहीं चेती, इस बार हम लोग रिटर्न सबमिशन में अभी तक हम लोगों की तरफ से काउंसिल कह रहे हैं कि एकमोडेट कर लिया जाए, इतनी सीटें रिमेनिंग हैं, 1,23,000-25,000 सीटें रिमेनिंग है, एकमोडेट कर लिया जाए। उसके बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट अपना व्यू नहीं दे रही है और कोर्ट तो बीच का रास्ता निकालना चाहती है, लेकिन जो मेन अथॉरिटी है, जो करता धरता है 69 शिक्षक भर्ती की, वो साइलेंट है। साइलेंट के पीछे ये है कि वो हमारा नुकसान नहीं करेगी, वो अपने समाज के लोगों का नुकसान करेगी जिनको बायस होकर के लिस्ट में लाई है। और जब डिवीजन बेंच का जजमेंट लागू होगा तो वो जो गलत नियुक्ति वाले व्यक्ति हैं उनको बाहर जाना पड़ेगा। इस बात को आप सभी साथी जानते हैं। इस भर्ती में 2-3 ही पॉइंट ऐसे हैं जो हो सकते हैं। पहले तो बिना अगर लिस्ट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना चाहते हो तो जो सफल याची हैं उनको एकमोडेट कर लो। अगर आप याचियों को एकमोडेट नहीं करना चाहते तो 13 अगस्त के जजमेंट को लागू करो। 2 ही चीज़ें हैं कि अगर याचियों को राहत नहीं देते हो तो 13 अगस्त के जजमेंट को लागू करो, अन्यथा की स्थिति में कोई दूसरा विकल्प भर्ती में नहीं है। इस बात को आप सभी साथी जानते हैं। आपके सामने बहुत ऐसे घटनाक्रम हुए हैं 2020 से लेकर के 2026 के बीच में, जिसमें सरकार 1 मिनट भी कोर्ट में नहीं टिक पाई, चाहे वो 5 जनवरी 2022 को लाई हुई लिस्ट हो, चाहे 21 जुलाई 2026 को लाई हुई रेक्टिफाई फेक फैब्रिकेटेड लिस्ट लाई हो, किसी में भी वो टिक नहीं पाई। आगे भी कोई भी सप्लीमेंट्री लिस्ट आएगी वो टिक नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि ये लिस्टें विधि व्यवस्था के खिलाफ हैं, विधि सम्मत नहीं हैं, कानूनी रूप से विशुद्ध नहीं है, इसलिए टिक नहीं पाएंगी। टिक पाएगी तो 1 से लेकर के 69,000 की पूरी डिसेंडिंग आर्डर की लिस्ट टिक पाएगी और कोई लिस्ट नहीं टिक पाएगी। अब हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं, जैसे पहले 6800 में उनका भाइयों का नाम था, लेकिन इस बार की जो लिस्ट आई उसमें उनका नाम नहीं है। हम उन सभी भाइयों को भरोसा और विश्वास दिलाते हैं, हम पहले दिन से जो लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि हमें 27-21% आरक्षण दो और ओवरलैपिंग पूरा करो। ओवरलैपिंग जितनी होनी चाहिए, हमारे कैंडिडेट अपने मेधा के बल पे रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं, अपने क्वालिटी के बल पर ला रहे हैं, उन सभी को पहले ओवरलैप करिए, फिर रिजर्वेशन का उसको लाभ देते हुए भर्ती को पूरी करिए। जो हमारा पहले दिन का लक्ष्य था, आज भी उसी लक्ष्य पर हम लोग कायम हैं। हमें पूरा भरोसा है कि हम इस लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे और सुखद अंत भी कराएंगे। जिन किन्हीं भाइयों को, जैसे हमारे भाई संघर्षों के साथी राजेंद्र जायसवाल जी, सोनू जी, सुभाष चंद्र जी, दिनेश कुमार जी, आयुष सिंह जी, तमाम ऐसे जो संघर्षों के साथी सभी जुड़े हुए हैं, अगर कोई सुझाव कोई देना चाहता है तो जो मेरा नंबर है 9454668463, उस पर आप लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। जैसे कि हमारे बिंदेश्वरी प्रसाद डिसूजा साहब जो मऊ या आजमगढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा कि जो भी एसटी की सीटें हैं उनको एससी भाइयों को मिलनी चाहिए, जिससे अधिक से अधिक एससी भाइयों का चयन हो। हम उनकी बातों को कंसिडर करते हैं, वो हमारे संघर्षी साथी हैं, उनकी बातों को गंभीरता से लेते हुए और उनकी मांग विधि व्यवस्था के अनुसार सही है, इसलिए उनकी बातों को भी हम रिटर्न सबमिशन में शामिल कर रहे हैं और अदालत में इस बात को भी हम लोग कहेंगे। अरविंद पटेल जी हैं जो इस मुकदमे की नींव धरे थे। अरविंद पटेल लोहा भाई हमारे हैं जो अब कोर्ट लीगल टीम के साथ मिलकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। विद्यासागर वर्मा जी हैं जो यूँ कह लें कि हमारी टीम के
प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं विद्यासागर वर्मा जी, जो हम लोगों को टाइम टाइम पर हर एक स्टेप की समरी भेजते रहते हैं, क्या है कैसे है पूरा सिनेरियो हम लोगों को अपडेट करते रहते हैं। हम लोगों को साइट पर बहुत कम ही जाने का मौका मिलता है। कि जब विद्यासागर भाई रहते हैं वो खुद ही साइट से सारी चीज़ें खोज करके हम लोगों को उपलब्ध करा देते हैं। हम विद्यासागर भाई को अपनी आरक्षित वर्ग की टीम की तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको और बुद्धि विवेक दिया जाए, कि आप और चपल हो जाएं और लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के लिए आप जैसे साथियों का होना अति आवश्यक है, क्योंकि आप 2020 से तन मन धन से समर्पित होकर के इस लड़ाई में सहयोग कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। नरवेदेश्वर जी हैं, रितेश चौहान जी हैं, प्रदीप पनवार जी हैं, तमाम ऐसे जो जिम्मेदार साथी हैं। हम आप सभी साथियों को भरोसा दिलाते हैं कि मैदान में जो पहलवान उतरते हैं तो जो अखाड़े में उतरने वाला व्यक्ति होता है, दो व्यक्ति में एक जीतता है एक हारता है। तो इन सभी बातों को आप सभी साथी ध्यान में रखते हुए लड़ाई को आगे बढ़ाते रहना है। और आप सभी साथी जानते हो, आपने जो लड़ाई हम लोगों को सौंपी है उस लड़ाई में आपने देखा होगा अभी तक जितनी भी लड़ाई हम लोगों ने ये अखाड़ा रूपी मैदान में लड़े हैं उसमें आप सभी के आशीर्वाद से सफल रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आखिरी फाइनल लड़ाई भी हम लोग सफल होंगे और जीतेंगे भी। अगर किन्हीं भाइयों को कोई सवाल कोई प्रश्न, अच्छा और मेन बात यह है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पिछला ऑर्डर हुआ है उसमें ये कहा गया है कि दोनों साइड के 5-5 लोग बहस करेंगे, बात कोर्ट के सामने लेकर आएंगे और एक स्टेट की तरफ से कोई अपनी बात रखेगा। रिटर्न सबमिशन फाइल करने की लास्ट डेट 27 जुलाई है और अपने मुकदमे पर जो 28 जुलाई को डेट लगी है उसमें ये तय होगा कि मुकदमा किस दिन पिटिशनर आर्गूमेंट्स करेगा और किस दिन रिस्पोंडेंट आर्गूमेंट करेगा। तख्ती सिंह जी, कृष्णचंद विश्वकर्मा जी, राहुल यादव जी, लवलेश यदुवंशी कवि जी, क्योंकि 28 को ये तय होगा कि मुकदमा अब हमारा किस दिन लिस्ट होगा और मुझे भरोसा है कि वो डेट फिक्स कर देंगे या टाइम फिक्स कर देंगे कि इन दिनों ये लोग बहस करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि 28 के बाद जो भी डेटें 1 या 2 पड़ेंगी उसके बाद कोई डेटें नहीं पड़ेगी, लगभग मुकदमा निस्तारित हो जाएगा। अगर पिटिशनरों को राहत नहीं मिलेगी तो एडिशनल कोई लिस्ट ऐसे होने नहीं दी जाएगी। इनको पूरी 69,000 की लिस्ट लानी पड़ेगी। 13 अगस्त 2024 का जजमेंट लागू करना पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति में सब पचड़े से अगर सरकार बचना चाहती है तो जो सक्सेसफुल पिटिशनर है बिफोर माननीय सुप्रीम कोर्ट में है उनको एकोमोडेट कर ले और एक श्री करके अपनी नाक बचा ले, वरना नाक नहीं बचा पाएगी, क्योंकि ये 5 जनवरी और 21 जुलाई को अपनी भद्द पिटा चुकी है। और उसके साथ साथ अभी देखा होगा कि छात्रों के आंदोलन के बलबूते ये तानाशाही सरकार भी झुकी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हम युवाओं ने नाक में दम करके ले लिया है। अगर मुकदमे को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी तो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का भी इस्तीफा लेने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि मुकदमा ज़्यादा लंबा चलना नहीं चाहिए। क्योंकि आप अपना स्टैंड माननीय सर्वोच्च न्यायालय में क्लियर करते हुए चाहे रिजर्व कैटेगरी के साथ रहिए चाहे आप जनरल के साथ रहिए, लेकिन अपना स्टैंड क्लियर करिए। और अगर ये क्लियर नहीं करते हैं तो इस 69,000 भर्ती को क्लियर कराइए या वरना अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि 5-6 साल हो रहा है। अब हम लोग मानसिक अवसाद नहीं झेलना चाहते हैं। साथियों, हमें लगता है कि सारी बातें जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछली डेट पर ऑर्डर पास किया था वो सारी चीज़ें आप लोग इतने मेच्योर हो साइट से जाकर के खुद ही सर्च कर लेते हो या हम लोग भी वायरल कर देते हो, उसको आप पढ़ करके सारी चीज़ें आप लोग अपडेट हो जाते होंगे।
इसलिए जो संघर्षों के साथी हैं, जो टीम के साथ जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, उन पर भरोसा और विश्वास है। उनसे थोड़ा और समय मांगेंगे, धैर्य रखने की ज़रूरत है और उम्मीद है कि इसका सकारात्मक अंत होगा और ये मुकदमा घूम फिर करके पिटिशनर रिलीफ की ही तरफ मूव होगा, मुझे पूरा भरोसा है। और अगर पिटिशनर रिलीफ नहीं मिलेगा तो आप सभी साथी जानते हो कि फिर से एक बार बता रहा हूँ, 13 अगस्त 2024 का जजमेंट ही लागू करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की सरकार को, तो ये अपने लोगों को कदाप नहीं बचा पाएगी, इतना जान रखना। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में एकमोडेट करके राहत पा सकते हैं, लेकिन अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया तो बच नहीं पाओगे। इसलिए ऐसा कुछ ना करें कि जिससे जो आपने कारगुजारी की है उसकी पुनः एक बार कलई खुले। हमें लगता है कि बातें पूरी आ गई, ये वीडियो भी लंबा हो जा रहा है। आप सभी साथियों से निवेदन करेंगे कि इस वीडियो सेशन को मतलब अन्य सारे ग्रुपों में शेयर कर देंगे, अपनी टाइम लाइनों पर शेयर कर देंगे। जो भी साथी सुझाव देना चाहेंगे तो मेरे नंबर 9454448463 पर दे देंगे, या भास्कर भाई का जो नंबर है उस पर भी भेज सकते हैं। इन द सेंस कोर्ट लीगल टीम का मतलब ये है कि कोर्ट लीगल टीम में भास्कर, सुशील और भी जो भी हमारे जिम्मेदार साथी हैं, जितने भी लोग हैं वो सारे लोग हैं। कोर्ट लीगल टीम ये नहीं किसी इंडिविजुअल सुशील के भरोसे चल रही, या किसी भास्कर के भरोसे चल रही, या रामविलास या किसी ऐसे नहीं, सामूहिक समन्वय के भरोसे या उसी के बल पर चल रही। जिन साथियों को कोई विधि व्यवस्था के अनुरूप सुझाव देना होगा वो मेरे नंबर 9454448463 पर व्हाट्सअप कर देंगे, हम लोग देख लेंगे। भास्कर भाई का नंबर है, उस पर उनका नंबर मुझे इस समय याद नहीं है, उस पर भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी साथी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आशा है कि 28 तारीख को जो कोई डेट डिसाइड होगी वो अतिशीघ्र डेट डिसाइड होगी, टाइमिंग फिक्स होगा और मुकदमे का अविलंब अंत हो, इसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज आप लोगों का सबमिशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वार और काउंसिल के पास पहुंच जाएगा और कल जो विद इन टाइम पीरियड के अंदर फाइल होना है उसे फाइल कर दिया जाएगा। सभी साथी अपना ख्याल रखें, टीम पर भरोसा बनाए रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आपको भरोसा दिलाते हैं कि अगर जीत होगी तो कोर्ट लीगल टीम की होगी, अन्यथा किसी की जीत नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।